हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग ल्यूकोसाइट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के बारे में पढ़ा था कि वो कहाँ पर बन रही हैं, कहाँ पर मैच्योर हो रही हैं, उनका फंक्शन पढ़ा था। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ल्यूकोसाइट्स के बारे में स्टडी करना। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ल्यूकोसाइट्स, इनको ल्यूकोसाइट क्यों कहा गया? एक्चुअली ये वर्ड जो ल्यूको वर्ड है एक ग्रीक वर्ड है ल्यूकोस, जिसका मतलब होता है कलरलेस। तो ऐसी ब्लड कॉर्पस्कल्स, ऐसी ब्लड सेल्स जिनका कोई कलर ना हो, वाइट कलर की हो, है ना, तो उनको हम बोलेंगे ल्यूकोसाइट्स। कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने लिख रखी है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक एक ल्यूकोसाइट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। आइए, यहाँ पर बच्चों मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ल्यूकोसाइट्स जो हैं ये लार्जेस्ट ब्लड सेल्स हैं। ये जितनी भी ब्लड सेल्स हैं सबसे शेप में, सबसे साइज में बड़ी होती हैं। कौन? ल्यूकोसाइट्स। लेकिन टोटल ब्लड में केवल इनका प्रोपोर्शन कितना होता है? 1%। क्लियर? लार्जेस्ट ब्लड सेल्स, लेकिन द प्रोपोर्शन ऑफ ल्यूकोसाइट इन टोटल ब्लड वॉल्यूम रिस्पेक्टेड टू ब्लड कॉर्पस्कल्स, इनका प्रोपोर्शन या परसेंटेज कितना है? ओनली 1%। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितनी भी ल्यूकोसाइट्स होती हैं बच्चों, उसमें डेफिनेट न्यूक्लियस पाया जाता है, मीन्स ये न्यूक्लिएटेड होती हैं। क्लियर? ये लिखा हुआ देखो, ग्रेनुलेट और ए ग्रेनुलेट हो सकती है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? कुछ ल्यूकोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और कुछ में नहीं पाए जाएंगे। तो जो ल्यूकोसाइट्स ग्रेन्यूल कंसिस्टिंग होगी, जिसके पास ग्रेन्यूल होंगे, उनको हम ग्रेनुलोसाइट बोल सकते हैं, यानी उनको ग्रेनुलेटेड ल्यूकोसाइट्स बोलेंगे। और जिनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? ए ग्रेनुलेटेड। मीन्स ल्यूकोसाइट्स में बी ऑफ ग्रेनुलेटेड टाइप और ए ग्रेनुलेटेड टाइप on the basis of presence or absence of granules in the cytoplasm, right? आगे बढ़ते हैं। अगर इन जनरल इनके फंक्शन की बात करें बच्चों, तो जितनी भी ल्यूकोसाइट्स हैं इनका काम कहाँ पर है? डिफेंस मैकेनिज्म में। हमारी बॉडी में अगर कोई पैथोजन एंट्री करता है, डिजीज कॉजिंग और पार्टिकल एंट्री करता है, दैट इज एंटीजन एंट्री करता है, तो उसको, उस फॉरेन पार्टिकल को डिटेक्ट करना, रिकॉग्नाइज करना और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम किसका होता है? ल्यूकोसाइट्स का। यानी एंटीजन या किसी पैथोजन को रिकॉग्नाइज करना, डिटेक्ट करना और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम किसका है? बेसिक फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। अगर हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वायरल हो, चाहे हेलमिंथेस हो, चाहे प्रोटोजोइक इन्फेक्शन हो, कोई भी हो, तो ऐसी स्थिति में हमारे अंदर क्या होगा? हमारी फिजियोलॉजिकल्स जो प्रोसेस है वो अल्टर होंगी थोड़ी सी। यानी अगर हमारे अंदर कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, स्पेशली थ्रू इन्फेक्शन, उस टाइम पे अगर हम देखें तो हमारे ब्लड में ल्यूकोसाइट यानी WBC, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स की जो कंसंट्रेशन होगी, जो या नंबर होंगे, वो बहुत ज़्यादा होंगे। इसीलिए आप डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आपको फीवर है तो डॉक्टर क्या करता है? एक शुरुआत में कुछ दवाइयाँ देगा, अगर नहीं भी सही हो रहा है उसके बाद तो आपका ब्लड सीरम टेस्ट होता है। उसमें एक टेस्ट होता है, आपने शायद सुन रखा हो, TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अगर TLC नॉर्मल रेंज से बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई इन्फेक्शन है, और उसी के नाते WBC उस इन्फेक्शन को इन्वाइट करने के लिए अपने नंबर को बढ़ा रही है। क्लियर बात? ये सब बेटा जनरल इंफॉर्मेशन थे अबाउट द ल्यूकोसाइट्स। चलिए अब बात कर लेते हैं टाइप्स की। किसकी बात कर लेते हैं? टाइप्स की। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, यानी साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल है या नहीं है, प्रेजेंट है या अब्सेंट है, इस बेसिस पर ल्यूकोसाइट को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। अगर साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल प्रेजेंट है, ये देखिए प्रेजेंट है, तो उस ल्यूकोसाइट को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेन्युलोसाइट। और अगर अब्सेंट है ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म of leukocyte, then such type of leukocyte is said to be an agranulocyte. Clear?
अगर हम ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो एक टर्म लिखा है बच्चों यहाँ पर, पॉलीमार्फोन्यूक्लियर। पॉलीमार्फोन्यूक्लियर का क्या मतलब हुआ? यानी बच्चों जितने भी ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं वो सभी पॉलीमार्फोन्यूक्लियर होते हैं, यानी उसमें न्यूक्लियस का शेप अलग अलग हो सकता है। जैसे आप बात करो न्यूट्रोफिल्स की, जो कि एक ग्रेनुलोसाइट है, उसके अंदर मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस है, यानी शेप कोई डिफिनिट वहाँ पर नहीं है, हर अलग अलग, जैसे न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स, इसमें न्यूक्लियस का शेप जो है चेंज हो रहा है, मीन्स कोई मल्टीलोब्ड है, कोई बाइलोब्ड है। तो इसीलिए सभी ग्रेनुलोसाइट्स कैसी हैं? पॉलीमार्फोन्यूक्लियर। यहां तक बातें समझ में आ रही होंगी। ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन आती हैं बच्चों? न्यूट्रोफिल्स। अच्छा, ये ग्रेनुलोसाइट को किस बेसिस पर फिर फर्दर डिवाइड किया गया? इनके स्टेनिंग के थ्रू। स्टेनिंग आप समझते हैं, डाई से कलर करते हैं। तो बच्चों जो ल्यूकोसाइट एसिडिक डाई और बेसिक डाई दोनों से स्टेन हो जाती है और पर्पल कलर दे रही होती है, उसको नाम दिया गया न्यूट्रोफिल्स। एसिड बेस दोनों से हो जाती है, दैट्स वाई न्यूट्रल वाली बात आती है। तो न्यूट्रोफिल्स वो ल्यूकोसाइट्स हैं, वो ग्रेनुलोसाइट्स हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों डाई से स्टेन हो जाती हैं। इओसिनोफिल वो ग्रेनुलोसाइट्स हैं जिनको अगर स्टेन करना है तो हमें बेसिक नेचर की डाई का यूज़ करना पड़ेगा, यानी जो बेसिक डाई को एब्जॉर्ब कर सकें वो है इओसिनोफिल, और बेसोफिल वो ग्रेनुलोसाइट है जिनको अगर स्टेन करना है तो आपको बेसिक नेचर की कोई डाई यूज़ करना पड़ेगा। तो इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल। क्लियर बात? दूसरी कैटेगरी आती है एक ग्रेनुलोसाइट के जिनके साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। एक ग्रेनुलोसाइट में दो सेल्स आती हैं, एक आएंगी मोनोसाइट्स और एक आएंगी लिम्फोसाइट्स। बच्चों इन सभी को हम एक एक करके डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक जनरल इंफॉर्मेशन फ्लो चार्ट से पढ़ने से आसानी हो जाती है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग में, राइट? तो ये तो बातें हो गई ल्यूकोसाइट्स की जनरल इंफॉर्मेशन, फंक्शन और इनका टाइप के बारे में। अब अगर हम बात करें, आपको अगर कल का लेक्चर याद होगा तो मैंने बताया था कि बोन मैरो में सभी टाइप की जो ब्लड सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है, चाहे वो आरबीसी की बात कर लो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी की बात कर लो, चाहे आप प्लेटलेट्स की बात कर लो, सब की एक ही मदर सेल है, उसका नाम है हीमोपोएटिक स्टेम सेल, HSC, जो कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारे बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में। ये देखिए, ये जो तीन सेल्स यहाँ पर बनाई हैं, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये हीमोपोएटिक स्टेम सेल है जो सभी टाइप के सेल्स को बनाएंगी। कब बनाएंगी? ये जब डिफरेंशिएट होंगी। क्लियर? तो आपको मैंने बताया था कि जब HSC डिफरेंशिएट होती है तो दो टाइप की सेलुलर अरेंजमेंट बनती हैं, एक माइलॉयड लीनिएज ऑफ सेल्स और दूसरा लिम्फाइड लीनिएज ऑफ सेल्स। क्लियर? माइलॉयड सेल्स में से कुछ सेल्स प्रोग्रेनुलोसाइट की जैसे वर्क करने लगती हैं। ये प्रोग्रेनुलोसाइट क्या है? यानी वो जो है पोटेंशियल सेल जो आगे चल के सभी ग्रेनुलोसाइट्स में डेवलप हो जाए, डिफरेंशिएट हो जाए। तो माइलॉयड सेल्स डिफरेंशिएट इनटू प्रोग्रेनुलोसाइट एंड प्रोग्रेनुलोसाइट डिफरेंशिएट इनटू न्यूट्रोफिल्स, eosinophils and basophil. Whereas in the case of lymphoid lineage, the cell differentiate into two types of cell. One is lymphocytes, जो मैंने आपको कल बताया था कि बी लिम्फोसाइट्स होंगी और टी लिम्फोसाइट्स होंगी। बी लिम्फोसाइट्स के बारे में मैंने बताया था कि ये एंटीबॉडी बनाती हैं। टी सेल एंटीबॉडी तो नहीं बनाती हैं, लेकिन बी सेल को एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करती हैं। मोनोसाइट्स ये भी डिफेंस मैकेनिज्म में जो है सिग्निफिकेंट रोल रखती है। तो जितनी भी सेल्स आपने यहाँ पर पढ़ी है बच्चों, हम एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग न्यूट्रोफिल्स। मैं बोर्ड को रब कर लेता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, फिर उसके बाद हम लोग न्यूट्रोफिल्स को आइए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द फर्स्ट ग्रेनुलोसाइट दैट इज न्यूट्रोफिल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है
सिग्निफिकेंट रोल है इसका हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में। कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगर हम न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो आपको ये पता ही चल गया होगा न्यूट्रोफिल्स को न्यूट्रोफिल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इनकी स्टेनिंग की गई तो ये एसिडिक और बेसिक दोनों डाई को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो एसिड और बेस दोनों मिला के न्यूट्रल वाली बात आती है, तो न्यूट्रोफिल्स कह दिया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी है बच्चों कि ये पॉलीमॉर्फ्स होते हैं। पॉलीमॉर्फ, पॉली का मतलब बहुत सारे, मेनी, मॉर्फ्स लिया गया है मॉर्फोलॉजी से, अपीयरेंस से, एक्सटर्नल अपीयरेंस से, यानी इनका शेप भी बदलता रहता है, इसलिए इनको बोलते हैं पॉलीमॉर्फ्स। न्यूक्लियस, आप अगर एक स्ट्रक्चर देखें एक न्यूट्रोफिल का, तो आपने देखा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक लोब, दो लोब, तीन लोब, यानी कई सारे लोब में न्यूक्लियस है। तो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस का पाया जाना इट इज़ आल्सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ न्यूट्रोफिल। बच्चों जितनी भी ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं उसमें 40 to 75% जो प्रोपोर्शन है किसका है, न्यूट्रोफिल का। क्लियर बात। इनकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, ये डायापेडेसिस में हेल्प करती हैं। अब ये क्या प्रोसेस है बच्चों, इसको समझते हैं। डायापेडेसिस में पहले इन चारों पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं। इनको स्मॉल स्क्वैवेंजर कहा जाता है, स्क्वैवेंजर कहा जाता है, यानी सेल को इनगल्फ कर लेने का काम करती हैं ये। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट, कि अगर आपके अंदर फर्स्ट रिस्पॉन्स अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर आपके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो सबसे पहले अगर कोई आएगा उसको लड़ने उसके सामने, तो वो कौन आएगा, न्यूट्रोफिल। और न्यूट्रोफिल अगर जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, जहाँ पर इंजरी हुई, यहाँ पर डैमेज हुआ है, साइट ऑफ इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पर कॉज करेंगे इन्फ्लामेशन। क्लियर। तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने वाली इम्यून सेल्स कौन सी हैं आपकी, WBC में न्यूट्रोफिल्स। क्लियर बात। अब आइए थोड़ी बात कर लेते हैं कि मैंने कहा ये मोबाइल होते हैं जिससे डायापेडेसिस में हेल्प मिलती है। अब ये डायापेडेसिस क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक टिश्यू है, ये टिश्यू है जहां पर हम इन्फेक्शन को शो कराएंगे। मान लीजिए कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया है। क्लियर। अब इस टिश्यू के ऊपर ऐसे मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स गई हैं, ये ब्लड वेसल्स गई हैं। क्लियर। अब आपको पता है ब्लड वेसल्स, मान लीजिए जो टिश्यू है ना, यहां पर किसी बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कर रखा है, दिस इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो जहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है इसे हम इंजर्ड टिश्यू बोल सकते हैं ना, कि ये टिश्यू इंजर्ड है जहां पर इन्फेक्शन हो चुका है। क्लियर बात। अब क्या होता है बच्चों, जो इंजर्ड टिश्यू होता है वो कुछ केमिकल सिक्रीट करता है, और इस केमिकल को पहचान करके इस यहाँ पर ब्लड में जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ब्लड में जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ये इंजर्ड टिश्यू में जो केमिकल सिक्रीट होगा जिसे हम नाम दे देंगे कीमोटॉक्सिन। तो कीमोटॉक्सिन को ये पहचान लेते हैं और यहाँ से यहाँ मूव कर जाते हैं, और जैसे इस टिश्यू में आ जाएंगे, इस टिश्यू में इन्फ्लामेशन हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, क्योंकि पर्पल कलर इनका होता है ना, टेम्परेचर यहाँ का बढ़ जाएगा। लेकिन अब मुद्दा ये है कि ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये ब्लड में है, और ब्लड एक कन्फाइंड ब्लड वेसल्स में बह रहा है। तो इन ब्लड वेसल्स से निकल करके साइट ऑफ इन्फेक्शन में आना, यही बेसिकली कहलाता है बच्चों डायपेडेसिस। और आसानी से देखते हैं, इसको और छोटा अगर बना दें तो आई थिंक आप और अच्छे से समझ पाओगे। देखिए, जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है वो सिंगल सेल्ड होती है, और आपको पता है ब्लड वेसल्स की लाइनिंग जो है वो एंडोथीलियम टिश्यू से होती है, सिंगल लाइंड सेल से। ये कौन सी टिश्यू है, एंडोथीलियल या एंडोथीलियम, सिंगल सेल्ड है। तो जब यहाँ इंजर्ड टिश्यू में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना,
तो यहाँ से जो कीमोटॉक्सिन्स निकलता है, इसके नाते ये जो वॉल है किसकी, ब्लड वेसल्स की, ये क्या है, ब्लड वेसल्स, एंडोथीलियल लाइनिंग, ये यहाँ पर वैसोडाइलेशन होने लगता है। वैसोडाइलेशन का मतलब होता है ये सेल्स रिलैक्स हो जाती हैं, ये सेल्स रिलैक्स हो जाती हैं, जिससे एक पोर, बहुत माइन्यूट पोर जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, माइन्यूट पोर डेवलप हो जाता है इन द वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरी। क्लियर। और आपको पता है ये पॉलीमॉर्फ्स हैं न्यूट्रोफिल, अपना शेप चेंज कर सकते हैं, और इसी शेप चेंज करने की कैपेबिलिटी के नाते ये इसी पोर से निकल करके साइट ऑफ इन्फेक्शन पर आकर के एग्रीगेट हो जाते हैं। ये देखिए न्यूट्रोफिल्स इस तरीके से बाहर आ जाते हैं। क्लियर। तो WBC का बेसिकली न्यूट्रोफिल्स का ब्लड कैपिलरी के एंडोथीलियम वॉल से निकल करके स्क्यूज आउट करके इंजर्ड टिश्यू पे आना इज नोन एज डायापिडेसिस। क्लियर। तो मोबिलिटी इनकी ज़्यादा है न्यूट्रोफिल्स की, और क्यों मोबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये किसी केमिकल को जो कि इंजर्ड टिश्यू सिक्रीट कर रहा है उसको पहचान करके कीमोटैक्टिक मूवमेंट करती हैं। किसी केमिकल से इंड्यूस होके मूवमेंट करना कीमोट्रोपिज्म कहलाता है। तो ये ब्लड वेसल्स से निकल करके बाहर आना WBC का, बेसिकली न्यूट्रोफिल का डायापिडेसिस कहलाता है। यहाँ तक बातें आई थिंक समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए इन्फ्लामेशन हो जाएगा। वो इन्फ्लामेशन कौन करेगा, न्यूट्रोफिल्स करेंगी। यानी साइट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे सबसे पहले डायापिडेसिस प्रोसेस के थ्रू कौन सा ल्यूकोसाइट आता है, तो आप बोलोगे न्यूट्रोफिल आता है। भाई साहब इतनी बात क्लियर है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर जो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसका ये करेंगे क्या, इन बैक्टीरियाज को करेंगे क्या, इन बैक्टीरिया को ये फैगोसाइटोसिस कर लेंगे, फैगोसाइटोसिस करके मार देंगे, किल कर देंगे। तो ये घूम घूम कर छोटी छोटी सेल्स जो है वो इन्फेक्शन को किल कर रही है ना, तो इसीलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, स्मॉल स्कैवेंजर। राइट। अब अगर बात किया जाए कि ये सिग्नल कहाँ से मिलता है, कि कैसे पता लगता है कि ये न्यूट्रोफिल्स को यहाँ पर आना है। अभी मैंने बताया इंजर्ड टिश्यू सिक्रीट सम कीमोटॉक्सिन्स विच अट्रैक्ट न्यूट्रोफिल एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। क्लियर बात। ये तो बात हो गई किसकी, न्यूट्रोफिल्स की। और अगर देखा जाए कि होता कैसे है ये प्रोसेस, इसको देखिए, मान लेते हैं दोबारा ये ऐसे एक टिश्यू को दिखा देते हैं, है ना। एक बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कर लिया, ये मान लीजिए बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया अंदर चला आया, ये देखिए बैक्टीरिया अंदर चला आया। अब ये बैक्टीरिया जैसे ही अंदर आएगा, यहाँ पर न्यूट्रोफिल सबसे पहले पहुँच चुकी होंगी, ये प्रोसेस दैट इज डायापिडेसिस। न्यूट्रोफिल क्या करेंगी, इनको ऐसे इनगल्फ कर लेंगी, इनको इनगल्फ कर लेंगी। ये देखिए, ये न्यूट्रोफिल ने इनको इनगल्फ कर लिया, इनगल्फ करके अपने अंदर कर लेंगी। दैट इज द प्रोसेस नोन एज एंडोसाइटोसिस। इट इज द प्रोसेस नोन एज एंडोसाइटोसिस। क्लियर। अंदर कर लिया। अब यहाँ पर जो है ना, ये बैक्टीरिया एक वेसिकल में इनक्लोज्ड हो गया, और आप जान रहे हो न्यूट्रोफिल एक सेल है, तो इसके अंदर लाइसोसोम होंगे। लाइसोसोम के थ्रू जो एंजाइम सिक्रीट होगी वो इस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर देगी। नाउ इट गेट कन्वर्टेड इनटू फैगोसोम, और फैगोसोम के बाद ये बैक्टीरिया डाइजेस्ट हो जाएगी लाइक दिस, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बाहर निकाल दिए जाएंगे शरीर के, इस सेल से बाहर निकाल लिए जाएंगे। और ये द प्रोसेस जो है हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो आपने क्या देखा यहाँ पर बच्चों,
कि न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस के थ्रू बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करती है, और ये भी पता चल गया आपको कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उस साइट ऑफ इन्फेक्शन पे सबसे पहले एक्युमुलेट होने वाली सेल्स कौन है? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर इकट्ठा हो गई तो ये जो टिश्यू है थोड़ा सा स्वेलअप दिखेगा, पर्पल कलर की इतनी सारी सेल्स एग्रीगेट हो गई हैं तो थोड़ा सा रेडिश दिखेगा। इम्यून सिस्टम जब कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है तो टेम्परेचर को राइज अप कर देता है हाइपोथैलेमस के थ्रू। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता हो बढ़े हुए टेम्परेचर पर बैक्टीरिया की एंजाइम्स उतनी काम ना कर पाए जिससे यह प्रॉपरली इस होस्ट में ग्रोथ कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके। तो जहाँ पर इन्फेक्शन होता है, मान लीजिए किसी को फोड़ा हो गया है ना, आप उसको टच करिए तो आपको रेड तो नज़र आता ही है, गर्म भी दिखेगा, थोड़ा सा हॉट दिखता है ना। जैसे मान लो ये इन्फेक्शन है, आपने यहाँ पर टच किया तो यहाँ पर जो टेम्परेचर थोड़ा सा और टिश्यूज़ जो हैं उनसे अलग ज़्यादा दिखेगा, रेडनेस दिखेगी, स्वेलिंग दिखेगी। ऑल ऑफ दीज आर कलेक्टिवली नोन एज इन्फ्लामेशन। ये कब होगा? जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा और वहाँ पर न्यूट्रोफिल्स इकट्ठा होंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे ये प्रोसीजर मैंने आपको दिखाया, ये एक्चुअली कहाँ हो रहा होगा? इसी टिश्यू में हो रहा होगा ना। इसी टिश्यू में जो हो रहा है तो आप देखोगे ये जो बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर दिया गया, बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर दिया गया, जो उसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं, साथ साथ इस लड़ाई में कुछ न्यूट्रोफिल शहीद भी हो जाते हैं। क्लियर बात? तो उन सब का जो रिमेन्स होता है वो यहाँ से एज ए पस निकलता है, पस सेल। पस सेल कहाँ निकलेगा बच्चों? जहाँ पर न्यूट्रोफिल ने इन्फ्लामेशन कॉज किया है। क्लियर बात? कैसे निकलेगा? पस सेल क्या है? जो ये बैक्टीरिया को इसने डाइजेस्ट कर रखा है, रिमेनिंग पार्ट्स, और इस प्रोसीजर के दौरान कुछ न्यूट्रोफिल्स भी खत्म हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उनका रिमेन्स। ऑल ऑफ दीज आर कलेक्टिवली नोन एज पस सेल। राइट? आई होप न्यूट्रोफिल्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है और ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इयोसिनोफिल और या उसके बाद जितनी भी सेल्स बची हैं एक ही क्लास में कवर कर लेंगे, फिर आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।